आज हमारे साथ जुड़े हैं कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति के। और आज हमारा इनसे जुड़ने का कारण है कि हम जाने EPS 95 स्कीम के बारे में, कैसे ये लोगों को प्रभावित करती है और कैसे हम लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए जानते हैं सबसे पहले कि EPS 95 क्या है। नमस्कार मैडम। नमस्ते EPS 95 गवर्नमेंट की एक स्कीम है जी। जो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के नाम से जानी जाती है। दरअसल ये स्कीम 1971 से शुरू हुई थी, तब इसका नाम था फैमिली पेंशन स्कीम। तो फैमिली पेंशन स्कीम में क्या होता था कि लोगों के कुछ 1.16 एक एम्प्लॉय का कटता था। 1.16% ऑफ हिज पेमेंट was to be cut by the employer and 1.16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालती थी। जी। तो जब कोई एम्प्लॉय की डेथ होती थी तो उसके फैमिली को कुछ 5, 6, 10 रुपये पेंशन मिलती थी। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अब उसके बाद अभी जो स्कीम है वो 1995 में रिवाइज करके उसको एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 बोला गया। अगर मैं मजदूर हूँ, कामगार हूँ, तो मैं अपने पेमेंट के 12% कट करता हूँ ताकि मेरा PF बना रहे, जो मुझे सर्विस के अंत में मिलता है। वैसे ही मेरा जो एम्प्लॉयर है उस पर ये बंधन है कि वो सरकार के हिसाब से 12% वो मेरे लिए मेरे PF में डाले। वो PF में जो 12% एम्प्लॉयर डालता है उसके 3.63 मुझे मेरे PF के साथ मिलते हैं और 8.33 जाते हैं उसके पेंशन फंड में। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं पहले 400 कुछ कटते थे, फिर अब 1200 कटते हैं, तो ये सैलरी पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी कितनी सैलरी, ये फिक्स अमाउंट है कि इतना ही कटेगा? जैसे आप जैसे जैसे अपने करियर में बढ़ते हैं आपकी सैलरी भी बढ़ती है, आप किसी भी उस पे तबके पे हो आपकी सैलरी तो बढ़ती है धीरे धीरे। जी तो ये अमाउंट जो फिक्स है ये आपके परसेंटेज पे है या ये आपका हाँ, फिक्स है जैसे आपने 1200 बोला? बिल्कुल मैम। जैसे कि अभी जैसे मिनिमम वेजेस आज सपोज 15,000 रुपये है, तो एक ट्रस्ट है उनका, वो ट्रस्ट डिसाइड करता है कि भाई अभी इनका कटौती जो है 15,000 पे करेंगे। तो वो 15,000 पे कटौती सबको लागू है, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो अफसर हो। जी। अफसर का पेमेंट चाहे 1 लाख हो फिर भी वो 15,000 पे ही उसका कटेगा। EPS और EPF, सॉरी मैं इतना नहीं जी मुझे जी नॉलेज, जी। तो इन दोनों में क्या फर्क है? नहीं, EPF क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, और EPS है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। बेसिकली EPF पे ही EPS आधारित है। जो आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, मैं जो 12% डालता हूँ वो मेरे प्रोविडेंट फंड में जमा होगा, जो मुझे एट द एंड ऑफ माय सर्विस मिलेगा। उस पर कोई ब्याज भी मिलता है 8% जो भी है। तो इस तरीके से ये लोगों का पैसा वहाँ जमा होता है और उसका रख रखाव, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका बढ़ाना, ये जिम्मेदारी ये ट्रस्ट की होती है। तो ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है जो ये ट्रस्ट? ये गवर्नमेंट की बॉडी है। अच्छा। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बॉडी हर कुछ दिनों बाद मीटिंग करती है, उसमें सुधार लाती है, ब्याज में लाती है, तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेती है। हाँ, कैसे प्रभावित हो रहे हैं लोग? हाँ, EPS तो 95 इसमें के बारे अभी में ये तो स्कीम तो बड़ी जानिए। अच्छी है। दिक्कत कहाँ है? जी। दिक्कत ये है कि ये स्कीम जब बनी थी 1995 में, इसका कार्यान्वयन 16 नवंबर 1995 में बनी थी। मतलब 95 में रिवाइज हुई थी, बन तो पहले गई थी? नहीं, वो तो खैर उसको अलग नाम से जाने जाते थे। अच्छा। तब इसमें सुधार हुआ, एम्प्लॉयर का पैसा ज़्यादा आने लगा। ओके। वो इनके पेंशन फंड में डालने लगे। आज देखिए 78 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं, 78 लाख परिवार पूरे भारत में, बिल्कुल, और 7.5 करोड़ अंशदान करने वाले हैं। और अंशदान न करने वाले बाहर के वो सब मिला के 30 करोड़ का ये भारत का मजदूर क्षेत्र का परिवार है जो EPFO के अंडर आता है। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सब आ गया? इसमें कारपोरेट, रानी है। कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़, जैसे मैं बताऊं तो ऑल PSUs, फॉर एग्जांपल HAL हुआ, ONGC हुआ, BHEL हुआ, BEL हुआ, ओके। ये सारे। अभी तक मतलब ये अवेयरनेस तो इतनी नहीं है इस बारे में, तो जैसे आप सुन रही हूँ इसके बारे में। सही है, सही है। और सबके फ्यूचर इस पे निर्धारित है, आगे लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। ये कैसे अवेयरनेस हो और ये क्यों नहीं पता है लोगों को? बिल्कुल मैम, अच्छा सवाल है। अभी देखिए, इसमें पहले तो खामियां क्या है।
जब एक एम्प्लॉई अपने हर महीने के पैसे जिस हिसाब से मैंने बताया, जैसे बेसिक आपकी सीलिंग की लाइन बढ़ती जाएगी उतना आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा इन्वेस्टमेंट का, तो एक एक एम्प्लॉय का औसतन 20 लाख से ऊपर पैसा जमा होता है 30 साल की सर्विस में। जी। अब 20 साल का ब्याज कितना चाहिए? मैं वो पैसा बैंक में डालता या पोस्ट में डालता, यहाँ तो बल्कि इतने एक्सपर्टीज है तो म्यूचुअल फंड्स में वगैरह में इन्वेस्ट डालते करते हैं, हैं, जी, वो करना भी डालते चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है तभी तो पैसा बढ़ेगा। राइट। लेकिन आज की रोज में वो 20 लाख रुपए जो ओरिजिनल कायदे में था कि मुझे वापस मिलेगा, जिसके आशा पे मैंने पैसा डाला है, जो किसी बैंक से भी मुझे वापस मिलता, पोस्ट ऑफिस से भी मिलता, आज ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ये निर्णय लिया है कि ये 20 लाख रुपया वापस नहीं होगा। कैन यू बिलीव इट? 78 लाख लोगों के पैसे एक झटके में ये खा गए, वापस नहीं करेंगे। और कारण मर्जी उनकी, सीबीटी है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, ट्रस्ट उनका है, पैसे देने वाले भागीदारों का उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वहाँ पे 10 लोग बैठते हैं एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा। तो आज के तारीख में 2008 से ये निर्णय हुआ है कि ये 20 लाख रुपए किसी को वापस नहीं मिलेंगे, 20-22 जो भी बनते हैं वो वापस नहीं मिलेंगे ऐसे मजदूरों तो कोई को। कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा। नहीं, सुनिए, ये 20 लाख तो वापस नहीं मिलेंगे, ऊपर से जो 20 लाख मैंने दिए उसका ब्याज कम से कम 15,000 बनता है। बिल्कुल। और आज भारत देश में इन सभी कामगारों की औसतन पेंशन है 1171 रुपये मैडम। मतलब आप 20 लाख रुपए भरो, उसके बाद वो 20 लाख वापस मत मांगो, 20 लाख का ब्याज 15,000 मत मांगो, हमारी दया पे जियो और 1171 रुपया लेके बुढ़ा बुढ़ी तुम जियो। ये इतनी बड़ी हालत खराब कर दी है देश के मजदूरों की। इस पर ना राजनेता बोलता है, ना इसमें कोई मालिक बोल सकता है, उसने तो पैसे दे दिए, उसने अपना काम कर लिया, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट है कि उसका मजदूर आज भूखा है। उसने देखना चाहिए मेरे पैसे का हिसाब क्या है, पूछना चाहिए। और जो कामगारों के रिप्रेजेंटेटिव वो भी बिक चुके हैं। आप बताइए कौन साइन करता है ऐसे पेपर पे? ये 10 लोग थे, 3 यूनियनों के, 4 यूनियनों के, ये उठ के खड़े क्यों नहीं हुए वहाँ पे कि नहीं, इतने लोगों का पैसा डुबाने के लिए हम नहीं सम्मिलित होते, हम इसको वॉकआउट करते हैं, हम आपको बाइकआउट करते हैं, हम रिजाइन करते हैं। नहीं, चाय बिस्कुट पार्टी है। तो ये जो है, इस पर किसी ने आवाज़ उठानी जरूरी है कि आज 78 लाख बूढ़े माँ बाप भूखे प्यासे हैं, 1171 रुपये में वो आदमी क्या करेगा? और एक सामाजिक कंडीशन सोच के देखिए कि जब मैं घर में 50,000 रुपये लाता था तो घर में मेरी इज्जत थी, घर की पहली रोटी मुझे मिलती थी गरम, हाँ, उसके ऊपर घी भी मिलता था, बाबा आए, पापा आए, सब लिपटते थे। 50,000 लाता था मैं हर महीने। आज जब मैं 1,000 ला रहा हूँ तो मुझे कोई बाबा कहने के लिए रेडी नहीं है। मेरी स्थिति घर के उस झाड़ू जैसी हुई है जो इससे काम तो करवा लिया, बाद में दीवार के पीछे, दरवाजे के पीछे खड़ा करके रख दिया। वो पोछा जैसी है, पूरा पोछा करवा लिया, उसके बाद में निचोड़ को सुखा दिया। आज मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं, मेरे मोहल्ले में मेरी इज्जत नहीं, पूरी ज़िंदगी खपाई, उसके बावजूद ये विडंबना देखिए। ये एक आदमी की नहीं है, एक परिवार की नहीं है, ये 78 लाख बुजुर्गों की है। और इसमें सम्मिलित होने वाले आने वाले 7.5 करोड़ हैं जो आज नहीं जानते कि उन पर क्या बीतने वाली है। ट्रेड यूनियनों का जब आदमी रिटायर्ड होता है वो मेंबर नहीं रहता, तब तक तो पावतियाँ सबने फाड़ ली, पैसा जमा कर लिया, उनकी तो निकल गई, अब इनकी अटक गई, तो इनको तो ट्रेड यूनियन भी नहीं ले रही है अभी इनको। तो हमने एक संगठन बनाया जो केवल पेंशनरों का है और उसमें कार्यरत कर्मचारी को भी हम इनवाइट करते हैं कि आप भी आ जाओ, आपकी लड़ाई आप लड़ो, आपका हक आप लो, कोई देने वाला नहीं है, आपको मांगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो आज हमारे जो बूढ़े लोग हैं, जो चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते, आज वो दम पे रामलीला ग्राउंड में आके चिल्लाते हैं कि ऐसा कैसा देगा, नहीं उसका बाप देगा। कौन सी सिस्टम है ये? मेरा देश, मेरे देश में अगर मेरी ये हालत है तो बदलनी चाहिए। तो इसलिए किसी ने आगे लाना चाहिए। मैं आपका तो शुक्रगुजार हूँ आज कि आपने अपने ड्राइंग रूम में गरीबों का प्रॉब्लम यहाँ पे लाके यहाँ डिस्कस करने की सोची है। आप जैसे और भी लोग इसमें जुड़े,
जो हाई सोसाइटी के लोग हो, देखिए भारत आपका है, सबका है, उनका भी जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद हुई है। अब इसमें दिक्कत ये है कि मैंने जो जनरल परिस्थिति देखी है, अब मैंने देखा है कि एक शुगर फैक्ट्री का या बीड़ी कामगार रिटायर होता है, उसको 700-500 रुपये पेंशन है। जो ओएनजीसी का इंजीनियर है बहुत बड़ा, ओएनजीसी इज हाईली पेड सर्विस, एब्सोल्युटली। अब उसमें जो चीफ इंजीनियर है उसको भी कुछ 1,500 रुपये है। अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर को 1,300 रुपये है। मतलब डिपेंड्स अपॉन कब वो रिटायर हुए हैं। जी। अब इनके पास क्या पैसा नहीं था पहले, चीफ इंजीनियर आदमी, आज उनके पास क्या है? आपके पास जो पैसा आप चाहे इन्वेस्ट करो, चाहे आप प्रोविडेंट फंड से पूरा ले लो, आपके पास पैसा बचेगा नहीं। तो क्या यही कारण है कि ऊपर वर्ग वाले जो देखिए, लोग हैं वो आ नहीं रहे हैं नहीं, इस अवेयरनेस मैं कैंपेन नहीं में? नहीं वो बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है, आप किसी भी क्षेत्र में काम करो, रेगुलर मंथली इनकम इज मस्ट फॉर योर ओल्ड एज। एब्सोल्युटली। और इसके लिए पेंशन ये बहुत बड़ा सहारा है। अभी लोग क्यों नहीं आ रहे, मैं बताता हूँ। जी। कोई भी आंदोलन कई तरीके से लड़ा जा सकता है। जैसे डिस्कशन से भी काफ़ी चीज़ें होती है, सलाह से होती है, इन्फ्लुएंस से होती है। हाँ, या जैसे आपकी कहीं जान पहचान है, आपने बोला ये करो, कोई राजनेता सेंसिटिव निकला तो वो तब भी हो सकती है। लेकिन जिनका कोई मतलब क्या बोलते खुदा ही जिसका बस भरोसा है, ऐसे लोगों को तो सड़क पे आना पड़ेगा। तो हम 10 साल से 8-9 साल से लड़ाई सड़क पे लड़ रहे हैं। तो जब हमने देखा कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं, अब कई लोग बोलते राजनेता क्यों नहीं सुनते, अरे भाई इसमें कमीशन नहीं है, इसमें कोई रोड जैसा कमीशन थोड़ी है कि 2 करोड़ का काम किया और 20 लाख रुपए मिल गया। अभी आज की तारीख में मैं बताता हूँ इनके पास कितना फंड है। इनके 2-3 साल के पहले के रिकॉर्ड हरदम दिखाते हैं। आज की तारीख में EPS 95 के केवल पेंशन फंड में, मैं प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पेंशन फंड में तकरीबन 11 लाख करोड़ जमा है। 11 लाख करोड़। और इन लोगों की जो मांगे हम मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग है 7,500 और महंगाई भत्ता इन लोगों को दे दो, ताकि 2 बुढ़ापे के लोगों की एक दिहाड़ी से भी कम हम मांग रहे हैं। तो इकोनॉमी अगर भारत की भी ठीक रखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ता है पैसों का, तो जिसका है उसको दो। तो लगता है वो इंटरेस्ट में ही दे दें तो एक्चुअल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी इसमें यह आपको ये लग सकता है कि भाई मैं अकेला ही ये बोल रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुए। हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, फाइनेंस सेक्रेटरी से हमारी 2 बार 2-2 घंटे की चर्चा हुई, उनको ऐसे 3 बार मिले। एक बार 2 घंटे की चर्चा हुई, एक बार थोड़ी छोटी चर्चा हुई। उस चर्चा में फाइनेंस सेक्रेटरी और उनके फाइनेंस मंत्रालय के अधिकारी, सिमिलरली लेबर मिनिस्टर के अधिकारी, लेबर सेक्रेटरी, CPFC जो EPFO के इंचार्ज है वो मैडम भी थे, उनके भी अधिकारी थे, और हम लोग थे। हमने रिपोर्ट बना के लाए। देखिए, कोई भी संगठन, हमारा संगठन ऐसा कच्चा बच्चा नहीं है। जैसे आजकल का टाइम है कि सोशल मीडिया से अवेयरनेस बहुत जल्दी होती है। जो भी अपना कोई किसी चीज़ का कोई प्रचार कर रहे हैं, कोई भी अपना बिजनेस कर रहा है या स्टार्टअप है या कुछ भी है, तो वो सोशल मीडिया से बड़ा आपने उस मीडियम पे हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार है। अभी जो नई पीढ़ी है आप जैसी, वो शायद इसमें कुछ योगदान दे। योगदान बहुत बड़ा योगदान हो सकता है आपका, क्योंकि नेटवर्किंग आपकी ज़्यादा है। हम लोग तो बस सुबह से निकलते हैं वही नारे लगाते हुए, जहाँ मिला। बहुत इम्पैक्ट है, लेकिन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि अभी देखिए मैम, आगे का आपके हक का चाहे थोड़ा सा हो, एक स्रोत ऑफ जो सोर्स ऑफ इनकम, एक स्रोत आपको होना चाहिए, वो पेंशन है। तो इसमें आप उनको अवेयर करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। हम कई बार टेक्निकली कम इसमें आते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपर्टीज़ कौन सी है। हमने हमारी पूरी फाइनेंस की एक 9 सदस्यों की मैंने टीम बनाई एज अध्यक्ष। उसमें बड़े बड़े अच्छे उसके माहिर लोग थे। जैसे एक जो उनके अध्यक्ष थे हमारे, वो तो LLB, LLM, BTech, MTech एंड MBA फाइनेंस, इतनी डिग्रियां लेके थे। तो जो रिपोर्ट बनी, हमने
फाइनेंस सेक्रेटरी जो टीवी सोमनाथन जी है उनको पेश की हमारी तरफ से कि ये कच्चा चिट्ठा है, ये आपका इनकम है, ये आपका खर्चा है, इतना आप पेंशन में बांटते हो, इतने का हिसाब नहीं है, और ये आपको ये चीज़ें करेंगे तो इसका सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि हम प्रॉब्लम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते, हम तो सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारा हाँ, तो सोल्यूशन उनको जो बताया, पहली बात तो यह है कि ये जो इनको पैसा मिल रहा है उसके आधे ब्याज में अगर हमारी डिमांड पूरी होती है, ब्याज में आधे, तो फंड तो आपका बढ़ेगा ना, वो एक सोल्यूशन है। तो हमारा जो मुद्दा है उसमें आप 1.16 दे रहे हो, भाई 4% कर दो यार, बिल्कुल एक सोल्यूशन है। क्योंकि आप एक ही देश में एक किसी को अपना सगा और दूसरे को सौतेला बेटा मत समझो ना। ये कामगार क्षेत्र के लोग हैं, कामगार है आपके, और इन्होंने देश को आगे बढ़ाया, उनका पैसा है, उनका पैसा है तो वापिस करो, और थोड़ा बहुत आपसे कुछ हुआ होगा तो आप 4% कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ। बट फिलहाल तो मुद्दा ये है कि 4% बढ़ाना तो चलो दूर का है, अभी तो जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है वो भी नहीं मिल रहा है। वही तो ना, कारण तो यही चल रहा है। वही है। तो इसके लिए हमने जो आंदोलन किए, रामलीला ग्राउंड में 3 बार, जंतर मंतर पे 10 बार, आप कभी आपको मौका मिलेगा तो बुलाएंगे हम, किस हालत में लोग आते हैं, कोई लाठी लिए हुआ है, कोई टोपी पहना है, कोई हाथ में वो प्लास्टिक वाली बैग लेके घूम रहा है, उसमें दवाई भी है, बोतल भी है पानी की, और 10 साल से लोग रगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे साथ काम करने वाला लोग आज था कल चला गया, आशा के मारे। 84 ईयर ओल्ड, 85, 90 ऐसे भी लोग हैं। कई सभा में स्ट्रेचर पे लोग आते हैं, सुनना है। मतलब आप उनकी भावना की तीव्रता देखिए। आज मुझे बताइए, एक कोई घर में बूढ़े माँ बाप को अगर 10,000 रुपये मिल रहा है, अरे बहू उनके लिए थोड़ा 10,000 रुपये के लिए तो सेवा करेगी, बोलेगी बाबा खाना खा लो, डैडी खाना खा लो, कुछ तो करेगी। उसको भी मालूम है कुछ नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे 10,000 मिलेंगे मेरे को, एंड ऑफ द मंथ प्रोबेबली। तो ये विषय है मैम। अभी इसमें जो सरकार बाकी स्कीमों को पैसे देती है, जो कंट्रीब्यूशन सरकार करती है, वो इसमें बढ़ा है। अगर वो नहीं तो मालिक का जो 12% आता है पूरा पेंशन में डालो, हमको इसमें हमारा प्रोविडेंट फंड में थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं रिटायर होता हूँ तो मुझे मेरी रोजी रोटी के लिए, मेरी बीवी को और मेरी एक इज्जत समाज में रखने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मिनिमम तो चाहिए। आप रियलिटी देखो, आप हवा में मत जाओ। अभी मैं जानता हूँ जैसे ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर कोई आंदोलन में शामिल हो जाओ, भूखे रहो, अनशन करो, नारे लगाओ, नॉट रिक्वायर्ड। अपनी लेवल पे आप क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये आंदोलन जन आंदोलन बने, हमारे बुज़ुर्गों का सम्मान देश में बढ़े, तभी तो देश की गरिमा रहेगी। यहाँ माँ बाप की हालत ख़राब है, उतना तो देखो। अब यहाँ पे क्या ओढ़ लगी है आप देखते हैं, रेवड़ियाँ बांटना, लाडली बहना, इतने पैसे, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। 3,000 अब या इसमें वृद्धापकाल पेंशन हरियाणा में 3,000 बांटो, और जिसने कंट्रीब्यूशन किया उसको 1,000। मतलब आप ये समझते हैं कि स्वाभिमान से आपको लेना ही नहीं है, आपके देश की जनता को भीख पे आपको जिलाना है। क्यों? मुझे मेरा कोई अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं, मैं ऐसा अनजान बन के क्यों मरूं? मेरा पैसा है तो सांप बन के बैठा है, वो पैसा खींच के लाएंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारा निश्चय है, और ये हमारा संकल्प है, और इसीलिए हम लड़ रहे हैं। तो अशोक जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आई एम श्योर कि जो हमारी यूथ है वो तो उसको अपने लेवल पे जितना आपके तरफ सपोर्ट दिखाना चाहेगी वो दिखाएंगी। बट एवरीथिंग अपार्ट, व्हाट मैसेज डू यू हैव इन पर्टिकुलरली फॉर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर? डू यू हैव एनी गुहार उनके लिए, कोई है आपकी रिक्वेस्ट या आपकी कोई प्लीडिंग? मैं तो हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और न्यायपूर्ण प्रधानमंत्री जी को यही रिक्वेस्ट करूंगा जी कि ये आपने दी हुई गारंटी है, बिल्कुल 2 बार, और आप गारंटी आपकी आप पूरा करना अभी आपका काम है। ही कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारा काम था आपको कन्विंस करना, पूरे देश को जगाना
ये ऊर्जा इकट्ठा करके एक जगह लाना, लाना। देश को एक अलग तरीके से जोड़ना, जी, ये हमने देश कार्य किया है। अब इसका पूरा जिम्मा आपके ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ना करेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। ये दोनों तरीके से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश के जीवन मान में एक बहुत बड़े तबके को फ़र्क पड़ने वाला है। तो योर डिसीजन इज़ अवेटेड एंड ये आपको करना ही करना है, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं, परिवार के मुखिया हैं, और अगर आपके परिवार के मुखिया होने के बाद कई लोग भूखे सो रहे हैं, बिल्कुल। जिनको सरकारी कृषि योजना का पार्ट नहीं बनाया जाता, जो किसी का राशन उनको नहीं मिलता क्योंकि वो 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं, बहुत बुरी बात है। 36 लाख लोग सर 1000 से नीचे पेंशन पाते हैं इस देश में, 36 लाख। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि दर्शकों आप सबने देखा कि इनकी बातों से ये बहुत ही एविडेंट है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी लोग जुड़े हैं वो ज़्यादा वृद्धावस्था में हैं, जो कि वी ऑल्सो एवरीबडी नोज़ कि टेक्नोलॉजिकली इतने एनेबल्ड नहीं होते हैं। सो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाएं एंड मैक्सिमम अवेयरनेस फैलाएं, ताकि ये एक बड़ी क्रांति साबित हो और इसका बेनिफिट मुझे, आपको और हम सबको मिले। धन्यवाद।